अपनी उम्र देखो और अपनी करतूत देखो। कौन कहेगा कि 14 साल का बच्चा इस तरह की गंदी हरकत भी कर सकता है। इस उम्र के बच्चे तो खेल कूद में लगे रहते हैं, मगर तुम आखिर क्या वजह थी जो तुम यह सब कुछ करने लगे? क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे बड़ी उम्र के थे या फिर तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा था जो तुम इतना बड़ा पाप कर बैठे? न्यूज़ रिपोर्टर शिवानी 14 साल के शिवम से सवाल कर रही थी। उसकी वीडियो बनाई जा रही थी जबकि वह जेल की सलाखों को पकड़े हुए सर झुकाकर बैठा था, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। जब उस लड़के ने कुछ ना बोला तो यह कहकर उसकी बेइज्जती करने लगी कि जब यह पाप कर रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई, अब बताते हुए क्यों शर्मा रहे हो? रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी कि 14 साल के शिवम ने अपनी ही सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। यह शब्द थे जो हर एक को शिवम से नफरत महसूस करवा रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह 14 साल का बच्चा ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है। भले ही शिवम 14 साल का था, मगर उसका जिस्म भरा हुआ था, अपनी उम्र से बड़ा लगता था। 14 साल की उम्र में वो 17 साल का नौजवान लगता था। वह न्यूज़ रिपोर्टर तो वहां से जा चुकी थी, मगर शिवम एक कोने में बैठा था। वहां पर उस वक्त उसके जैसे कई बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी उसे दूर दूर होकर बैठे थे। हर कोई उसे बुरा भला कहता रहता था। यहाँ पर आए हुए उसे एक हफ्ता बीत चुका था और ये एक हफ्ता किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। जब रात को सब सो जाते तो वह बैठकर रोता रहता था। फिर वह रो रो कर अपनी माँ को याद करता रहता था। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज उसके साथ यह सब कुछ ना हो रहा होता। फिर यह भी डर कि अगले एक हफ्ते बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, वह भी उस गुनाह के लिए जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शिवम अभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था कि जब उससे बड़ी उम्र के कुछ लोफर किस्म के मुजरिम लड़के वहां पर आ गए। अगले ही पल उसका कॉलर पकड़कर उसे बिस्तर से गिराया था। कहने लगे कि मैं यहाँ का दादा हूँ, बिस्तर पर भी मैं ही सोऊंगा, तू जमीन पर लेटकर सो जा। मजबूरन बगैर किसी से कोई बहस किए शिवम एक तरफ बैठ चुका था। उसके माथे पर अभी भी कई जख्म और नीलों के निशान थे। पहले तो गुनाह कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर किया गया था। मार के डर से उसने खुद ही अपनी जुबान से कबूल किया था कि उसने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि वह इस कदर मासूम था कि जानता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। फिर अदालत ने उसे सजा सुना दी गई थी कि उसे फांसी दी जाएगी। ना ही उसका बाप कुछ बोला था, ना ही उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर उसे माफ करना चाहा था। मौत का डर दिन ब दिन शिवम के चेहरे पर दिखाई देता चला जा रहा था। वह तो बेकसूर ही इस जुल्म का शिकार हो रहा था। ना ही खाने को जेल में ठीक से दिया जा रहा था और ना ही सोने के लिए ठीक से बिस्तर था। जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। उस रात भी शिवम जख्मों से चूर था। उसे वह समय याद आने लगा जब उसकी माँ की मौत हुई थी। वह हार्ट अटैक से मर गई थी। इसके बाद शिवम की परवरिश और घर संभालने के लिए शिवम के बाप ने दूसरी शादी की थी। उस वक्त याद था जब उसके पापा उस पर जान निछावर किया करते थे। शिवम से आगे तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब नई माँ घर में आई थी, दुल्हन बनी पापा के कमरे में बैठी थी, तो शिवम के पापा शिवम का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आए थे। यहाँ पर उसके पापा ने सबसे पहले अपनी बीवी से कहा कि यह मेरा बेटा शिवम है, इससे बढ़कर मुझे दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हमारे संबंध अच्छे रहें तो तुम मेरे बेटे का दिल और जान से ख्याल रखो। यह शब्द सुनकर शिवम की सौतेली माँ के चेहरे पर थोड़ी नागवारी आई थी, मगर वह मुस्कुरा कर कहने लगी, आप फिक्र मत करें, मेरी बेटी से भी ज़्यादा प्रिय आज से शिवम है, वह मेरा बेटा है। दरअसल सौतेली माँ की भी यह दूसरी शादी थी और पहली शादी से उनकी एक बेटी हुई थी जिसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। उस रात सौतेली माँ ने शिवम के पापा से यही कहा कि वे दोनों बच्चों का दिन और जान से ख्याल रखेंगी। कुछ दिनों तक तो वे दोनों बच्चों के साथ बराबरी का रवैया रखती रही। अपनी बेटी को भी यहाँ पर समझा कर लाई थी कि अपने बाप और भाई के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया रखना। मगर जितना शिवम मासूम और भोला भाला किस्म का लड़का था, थोड़ी बहुत शरारत जो वह अपनी माँ की मौजूदगी में कर लिया करता था, अपनी माँ के मरने के बाद तो वह बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था। उसका नेचर इस कदर बदल चुका था कि अगर कोई काम होता तो ही बोलता, वरना ना ही दोस्तों के साथ खेलता था और ना ही घर से बाहर जाता था, बल्कि कमरे में ही बैठा अपनी पढ़ाई करता रहता था। जबकि उसके उलट प्राची बड़ी ढीठ, जिद्दी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश अपनी माँ से करती रहती थी कि जब तक मामा के घर पर थी ना कोई मर्जी से चीज़ खा पी सकते थे और ना ही मर्जी के कपड़े पहन सकती थी। मगर अब तो आपने शादी कर ली है, आपका पति आ गया है, कम से कम अब तो मुझे रोज़ मेरी मर्जी के खाने बना कर दिया करो, मुझे नए कपड़े लाकर दिया करें। इतना सुनना था कि उसकी माँ उसे झड़क कर बोली थी, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, देखती नहीं समय शिवम कितना अच्छा बच्चा है, तुम वैसे ही रहने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर तुम्हारे दूसरे पापा को पता चल गया कि मैं विधवा नहीं बल्कि तलाकशुदा हूँ तो ना जाने क्या कयामत खड़ी हो जाएगी। वहाँ भी तुम्हारी और मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे सगे बाप ने हमें रखने से इनकार कर दिया था। यहाँ भी अगर इस तरह की हरकतें की तो न जाने क्या होगा, इसलिए फिलहाल अपने हद में रहो। प्राची ने जब मासूम और भोले भाले शिवम को देखा तो उस पर हंसती
सोचती रहती थी। वह मौका देखने लगी कि जब वह शिवम को तंग करके उससे दिन शिवम काम लिख रहा था, उसे ना ही प्राची में दिलचस्पी थी और ना ही अपनी सौतेली माँ में। वह बैठा काम कर रहा था कि जब उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आई। जैसे ही वो वॉशरूम गया तो प्राची उसके कमरे में गई और उसके होमवर्क के पेज को फाड़कर कचरा में फेंक दिया। जब शिवम वापस आया और आकर अपना रजिस्टर देखा तो वह कहने लगा कि अभी अभी तो मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर काम लिखा था, वह कहाँ गया? उसकी आवाज़ पर सौतेली माँ भी उसके पास पहुंची थी। कहने लगी कि क्या मतलब कहाँ जा सकता है? कोई बिल्ली बंदर थोड़ी था जो कूद कर यहाँ से वहाँ चला गया। रजिस्टर में तो तुमने लिखा था, इसी में होगा। रजिस्टर छान मारा मगर वह होमवर्क जो उसने लिखा था कहीं भी मौजूद नहीं था। शिवम ने अगले ही पल कह दिया कि मेरे रजिस्टर से किसी ने होमवर्क के पेज फाड़ दिए हैं। इतना सुनना था कि सौतेली माँ कहने लगी कि क्या मतलब, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो? अगले पल शिवम ने प्राची को देखा, कहने लगा कि हाँ, यहाँ पर प्राची ही मौजूद थी, होना हो यह प्राची का ही काम है। यह सुनना था कि प्राची को तो जैसे लड़ाई का मौका चाहिए था, उठकर लड़ने लगी कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हारे होमवर्क के पेज को फाड़ने की? बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। इस वक्त शिवम के पापा भी घर आ चुके थे। जब उनकी नज़र इससे यह सारा मामला गुजरा तो कहने लगे कि होना हो किसी ने तो यह हरकत की है ना। शिवम खुद तो अपनी मेहनत से लिखा हुआ काम नहीं फाड़ सकता। जो होना था हो चुका था। शिवम ने अपने हाथों से सारी रात जागकर दोबारा होमवर्क कंप्लीट किया था। जो सूट शिवम को पसंद था वह तो या फटा हुआ मिलता या फिर जला हुआ होता। अब तो शिवम को पक्का यकीन हो चुका था कि प्राची ही है, इससे जलन रखती है और इसकी चीज़ों को खराब कर रही है। एक दिन जब प्राची को इसने रंगे हाथों उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर रंग लगाते देखा तो वह गुस्से से फट पड़ा था। कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी शिकायत पापा से लगा कर रहूँगा। तुमने तो हद पार कर दी है। आज तक मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसमें तुम्हारा ही हाथ है। उस दिन जब शिवम के पापा घर आए तो उसने पूरी शिकायत अपने पापा से लगाई थी कि मेरे साथ इस तरह करती है। जब शिवम के पापा ने शक्ति से प्राची से पूछा तो वह सर झुकाकर रह गई थी। इसके बाद तो शिवम के पापा ने दोनों माँ बेटी की खूब बेइज्जती की थी कि दोबारा अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को तंग किया तो देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता खत्म करने में और धक्के देकर इस घर से निकालने में। तुम लोग नहीं जानती मेरी सारी दौलत मेरी सारी जायदाद मेरे बेटे शिवम की है। अगर दोबारा मुझे इस तरह की कोई शिकायत भी मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो शिवम अपने कमरे में चला गया। प्राची और उसकी माँ भी कमरे में चली गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब प्राची और उसकी माँ कमरे से निकली तो दोनों रो रही थी। रोते हुए दोनों शिवम के पास गए और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हमने गलत किया है, मैं प्राची को बहुत मारूंगी। अगर तुम कहोगे तो मैं इसे हॉस्टल भेज दूंगी। शिवम कहने लगा कि आप लोग यह सब कुछ मत करें, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, बस मेरे मामले में दखल मत दिया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, खेलना और मजाक करना अपनी जगह, लेकिन मेरे नुकसान करके न जाने प्राची को क्या सुकून मिलता है। लेकिन यह बात प्राची की माँ के दिल में खटकने लगी थी कि सारी जायदाद का मालिक शिवम होगा। बस कोई ऐसा तरीका निकालना है कि जायदाद में प्राची का भी हिस्सा निकल आए। कुछ ना कुछ तो उनके हाथ भी आना चाहिए था। आखिर वह भी तो इसी घर में रहती थी, इतने बड़े कारोबारी की पत्नी थी। भले ही प्राची कम उम्र थी लेकिन लालचीपन में अपनी माँ पर गई थी। अच्छा पहनना ओढ़ना और खाना, हाथ में पैसे होना तो जैसे उसकी पहली ख्वाहिश थी। फिर दोनों माँ बेटी ने जो खेल रचाया वह तो किसी के वहम में भी नहीं था। एक दिन शिवम अपने कमरे में ही बैठा पढ़ाई कर रहा था। सुबह उसका पेपर था जब सौतेली माँ उसके लिए बादाम पिस्ते का दूध लेकर आई। शिवम से कहने लगी ये लो बेटा दूध पी लो। शिवम अपनी माँ की इतनी मेहरबानियाँ समझ नहीं पाया था, कुछ तो पढ़ाई में बिजी था। दूध का गिलास पीने के बाद जैसे उसने नज़र किताब पर डाली उसे कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अपने होश खो रहा हो। कुछ ही देर बाद शिवम बेहोश हो चुका था, गहरी नींद में जा चुका था। शिवम के सोते समय उसकी सौतेली माँ ने प्राची को शिवम के कमरे में भेजा और फिर उसके कपड़ों को फाड़ दिया, मुंह पर नकली जख्मों के निशान बनाए, बाल बिखेर दिए, आंखों में ग्लिसरीन डाली ताकि आंसू बिल्कुल असली जैसे हों, और खुद वह पड़ोस में चली गई क्योंकि यह समय शिवम के पापा के आने का था। जैसे शिवम के पापा घर आने की आवाज़ आई तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर सौतेली माँ भी घर में दाखिल हुई थी। कहने लगी कि मैं पड़ोस में समा के घर चली गई थी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए तो प्राची की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। दोनों भागकर शिवम के कमरे में गए थे। सामने का मंजर ऐसा था जैसे वह दिखाना चाहते थे। शिवम सामने बेड पर बेहोशी की हालत में था और प्राची के फटे कपड़े और आंखों से बहते आंसू, फिर जिस्म पर जगह जगह जख्म इस बात की चीख कर गवाही दे रहे थे कि शिवम ने उसके साथ गलत हरकत की है। इतना देखना था कि उसका बाप आग बबूला हो गया। सौतेली माँ ने तो चीखते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, चीख चीख कर कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची की इज्जत लूट ली। इस दरिंदे ने मेरी बच्ची की इज्जत लूट लिया। इसे जरा भी शर्म नहीं आई, इसे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है। जब शिवम के पापा ने प्राची की हालत देखी तो शिवम के मुंह पर कितने ही थप्पड़ मार दिए। मार खाकर शिवम भी होश में आ चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ
रहा था कि हुआ क्या है, जब तक उसे असलियत मालूम हुई। बहुत देर हो चुकी थी। रोने लगा, अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं किया, यह दोनों आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने के बजाय शिवम के पापा ने फौरन पुलिस को कॉल किया और रेप केस में उसे अंदर करवा दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। लोगों का कहना था कि जब बाप अपने बेटे के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है बेटा सच में गुनहगार होगा। सारी हमदर्दियां प्राची के साथ थी और शिवम का सुरवार खड़ा था। पुलिस उसे पकड़कर बच्चों की जेल में ले जा चुकी थी। ठीक 2 हफ्ते बाद उसे फांसी होनी थी। 2 दिन तो उसे खाना ही नहीं दिया गया था, बहुत मारा गया था, बयान लिए गए थे, कितना ही टॉर्चर किया गया था। हालांकि हिंदुस्तान में ये कानून है कि बच्चों की अलग जेल बनाई जाएगी, उन पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें वहाँ पर पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनकी अच्छी परवरिश की जाएगी, उन्हें अच्छा बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर शिवम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारा दिन हवलदार उसे परेशान किया करते और रात को वहाँ पर बदमाश लड़के उसे तरह तरह की तकलीफ पहुँचाया करते थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब शिवम को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। इस मौके पर न सिर्फ प्राची बल्कि उसकी माँ और बाप भी मौजूद था। फांसी के तख्ते पर शिवम को ले जाया जा रहा था। उसने एक बार भी पलटकर अपने बाप को नहीं देखा, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुस्कुराकर उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को देखा। जैसे ही गले में रस्सी डालकर शिवम को लटकाया जाने लगा, एक औरत दाखिल हुई, कहने लगी कि शिवम को छोड़ दो, यह बेकसूर है, इसे कुछ मत करो। अरे खुदा की लानत उसे, जिन्होंने मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया। हर कोई पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर तो प्राची और उसकी माँ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वह रोते हुए आगे बढ़ी, जिसकी उम्र 45 से 50 साल के लगभग थी। शिवम के यहाँ नौकरी करती थी, उनके घर की खास नौकरानी थी। उसने सबके सामने जो बात बताई, उसने तो कहानी का रुख मोड़ दिया था। वह औरत कहने लगी, शिवम को दूध में दवा मिलाकर देने से लेकर कमरे में अपनी ही बेटी को कपड़े फाड़ कर भेजने तक सारा किया धरा इसकी सौतेली माँ का था। यह सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इस खतरनाक औरत से डरते हुए मैं अपना मुंह खोल ना सकी। लेकिन कई रातों से मेरे सपने में पहली मालकिन यानी शिवम की सगी माँ आकर यह कह रही थी कि मेरे बेटे के हक में गवाही दो। मेरा बेटा अगर मर गया तो मेरी आत्मा को कभी चैन न मिलेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। बस मैं और चुप रह ना सकी, दौड़ी चली आई। सच खुलने की देर थी कि शिवम को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि दोनों माँ बेटी को वहीं से जेल में डाल दिया गया। साथ ही शिवम के बाप ने उस औरत को तलाक भी दे दिया था। शिवम का बाप बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने बेटे को शक की निगाह से देखा था, उसे मारा था, यहाँ तक कि अपने सामने अपने बेटे को फांसी के तख्ते तक लटकाने वाला था। शिवम का बाप उससे माफ़ी मांगने लगा। शिवम ने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए। वह बहुत टूट चुका था कि उसका बाप जो दुनिया वालों की बातों में आकर उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाला था। एक लंबा अरसा लगा था शिवम को अपने बाप के साथ दोबारा ताल्लुकात बनाने में। इस वाक़ये के बाद शिवम के पापा ने दोबारा शादी नहीं की थी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।